अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी के टॉपिक से हम एंजाइम का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। बिल्कुल वहाँ पर एक टॉपिक मुझसे रह गया था, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। दरअसल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑलरेडी मैं अपने दूसरे चैनल में एडवांस चैनल जिसमें एमबीबीएस और फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के मेडिकल के हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैंने चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है, पहले मैं बता चुका हूँ, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। जितने भी स्टूडेंट्स एफएससी के इस चैनल में मुझे देख रहे हैं, मैं टाइम टू टाइम उनको बताता रहता हूँ कि हमारे एक दूसरा चैनल भी है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से। उसमें बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी के एडवांस लेक्चर्स मौजूद है। तो ये जो लेक्चर है एंजाइम क्लासिफिकेशन, ये दरअसल मैंने उसमें रिकॉर्ड किया था इंग्लिश में डिटेल में रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन एफएससी के लिए जो अभी मैं उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इसमें हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इसको एफएससी के लेवल तक ही पढ़ेंगे। अगर आप इसको इसी तरह डेप्थ में जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं वहाँ मुझे देखने के लिए, अदरवाइज एफएससी के लिए इतना डेप्थ नहीं है। जैसे कि किस तरह एफएससी में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है उसमें इतना लिखा हुआ है कि एंजाइम के 6 क्लासेस है। कितने क्लासेस है? 6 क्लासेस है। ये नाम मौजूद, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, नंबर 2 ट्रांसफेरेजेस, नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नंबर 4 लायासेस, 5 है आइसोमेरेजेस, छठा जो है वो लाइगेज। ये एफएससी की बुक में लिखा हुआ है। लेकिन उस बुक में एफएससी के उसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज के मज़ीद ये टाइप्स मौजूद नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर हमारे पास इतने टाइप्स हैं। तो ये उन एडवांस लेवल बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। तो आपके लिए यही लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जल्दी से बताते हैं एंजाइम को जो क्लासीफाई किया हुआ है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने क्लासीफाई किया हुआ है। एक तरीका तो ये था कि आप किसी भी एंजाइम को नाम देते वक्त उस एंजाइम के नाम को सबस्ट्रेट के मुताबिक नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एंजाइम है वो लिपिड पे काम कर रहा है, कोई एंजाइम जो है वो लिपिड पे काम कर रहा है, लिपिड पे जो एंजाइम काम करेगा हम उसका नाम क्या रखेंगे? LIPA। जैसे लिपिड है ना, तो इसके साथ ASEAs ऐड करेंगे, लाइपेज, प्रोटीएज। तो अक्सर एंजाइम को नाम देने का तरीका ये था कि जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर, ये लिपिड तो इसका सबस्ट्रेट है ना, क्योंकि एंजाइम इस पर काम कर रहा है, जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है उस एंजाइम का नाम उस सबस्ट्रेट के मुताबिक होगा। अगर लिपिड पे काम कर रहा है तो लाइपेज, ठीक है। अगर ये सुक्रोज पे काम कर रहा है, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है ना, एक सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, तो सुक्रोज पर जो एंजाइम काम करता है, सुक्रोज पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम रखेंगे सुक्रेज। तो ये तरीका था एंजाइम को नाम देने का। लेकिन बाद में बहुत बड़ा इशू हुआ कि तमाम के तमाम एंजाइम को आप नाम इस तरह नहीं दे सकते हैं। आखिरकार 4 डिजिट सिस्टम आया और ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। एफएससी के लिहाज से क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में हमारे पास 6 क्लासेस है, जस्ट 6 क्लासेस है। उनको याद रखने का तरीका क्या है? OTHLIL, ये तरीका है। ओथलिल इसका शॉर्टकट है। O से ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, T से ट्रांसफेरेजेस, H से हाइड्रोलेजेस, L से लायासेस, I से आइसोमेरेज और L से लाइगेजेस, ठीक है। तो ये इसको शॉर्टकट नाम याद रखने का तरीका है। अब आते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की तरफ। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम इन 6 क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इन 6 क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें से सबसे पहला जो क्लास है, क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेजेस उसको बोलते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाले रिएक्शंस में अपना रोल अदा करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है?
देखिए, अगर आपके सामने में कोई भी चीज़ अगर मैं लिखूँ, लेट्स सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई सब्सटेंस है, कुछ भी है, अगर इससे हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, इससे हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। या फिर अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल, तभी भी हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। या फिर इसके अंदर हम बाहर से ऑक्सीजन हम ऐड करें तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन के 3 तरीके हैं, या तो किसी चीज़ से हाइड्रोजन निकल जाए ऑक्सीडाइज, या इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऑक्सीडाइज, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए। इसी तरह रिडक्शन फिर क्या है, रिडक्शन में इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। रिडक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई मॉलिक्यूल ले लें, कोई कंपाउंड ले लें, अगर इसके अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो भी ये रिडक्शन है। अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ई ऐड कर दिया तो भी ये रिडक्शन है। और अगर आपने यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाला तो ये भी रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन के लिए भी 3 नाम है। अब आपके जिस्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हज़ारों की तादाद में है, लाखों की रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं। और आपको पता भी कि हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम होते हैं। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमारे बॉडी में कॉज करते हैं उनका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ये एक एंजाइम का नाम नहीं है, बहुत सारे एंजाइम का खानदानी नाम है, क्लास है, बहुत बड़ा क्लास है। ये था इसका डेफिनेशन। अब इसके अंदर मजीद आपको इधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से हैं, ये सारे इसके सब क्लास है। तो मैंने कहा था ये FSC में है ही नहीं, आप फिर भी जस्ट देख सकते हैं कि इसके अंदर सब क्लास ऑक्सीडेज है, एरोबिक डिहाइड्रोजनेज है, एनारोबिक डिहाइड्रोजनेज है एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक एग्जांपल आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा। वो क्या है, आप ज़रा देखिए, जिसमें इसमें एक एग्जांपल है। ये हमारे पास ग्लूकोज का एक सादा स्ट्रक्चर है, फुल मुकम्मल स्ट्रक्चर नहीं है ग्लूकोज का। इसमें आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। ये ग्लूकोज बाद में क्या बन जाता है, ग्लूकोनोलेक्टोन बन जाता है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बता सकते हैं? इसमें हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इसके चले गए, हाइड्रोजन इसके निकल गए, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ? यस, ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, इसको कौन से एंजाइम ने इस पर काम किया था? वो था एरोबिक डिहाइड्रोजनेज। और ये एरोबिक डिहाइड्रोजनेज एक ऑक्सीडोरिडक्टेज है। बाकी ये सारे के सारे ये सब के सब ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ये वाले, ये जितने आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ FSC वाले स्टूडेंट्स जो है ना, उनको अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं इसको। नंबर 2 पर है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक मॉलिक्यूल से, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एक मॉलिक्यूल से किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, या फिर बाहमी एक्सचेंज करके, यानी इससे ट्रांसफ़र करके उधर ले जाता है, यहाँ से ट्रांसफ़र करके इधर ले जाते हैं। तो ये ग्रुप जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको जो एंजाइम करते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफ़र से ही पता चल जाता है। अब इस ट्रांसफेरेजेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब क्लासेस है, लेकिन हम उस सब को तफसील में नहीं पढ़ेंगे। जस्ट आपको इतना बताता चलो कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है फॉस्फोट्रांसफेरेजेस। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस खानदान का। फॉस्फोट्रांसफेरेज क्या करता है? फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्लूकोज है। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, वैसे मेरे काफ़ी वीडियोज़ इस पर अवेलेबल है। ये ग्लूकोज है और इस वक्त इस ग्लूकोज के ऊपर कोई फॉस्फेट नहीं है, तो बाद में क्या होगा कि एक ATP से, ATP आपको पता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और इसके साथ एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ 1, 2, 3 फॉस्फेट अटैच है। तो इसको बोलते हैं ATP, और ये एनर्जी का सोर्स है। ये एंजाइम आकर इस ATP से 3 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट को काट के उसको इस ग्लूकोज के अंदर ऐड कर देते हैं। जब ये ग्लूकोज के अंदर ऐड हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है।
तो इस ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है, ये एक छठा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। कॉर्नर जो है कॉर्नर कार्बन को शो कर रहा है। पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। 1 2 3 4। माय गॉड, क्या हो रहा है? मैं भी परेशान था कि क्या हो रहा है। 4 5 और यहाँ पर जो है ये छठा कार्बन आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन यहाँ पर आ रहा है। तो फॉस्फेट इसके छठे कार्बन पर, यहाँ पर जो छठा कार्बन है इधर फॉस्फेट अटैच हो गया। इसका नाम ग्लूकोज से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज से इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? तो एंजाइम ने आकर इस फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह अगर कोई एंजाइम अमाइनो ग्रुप को, NH2 ग्रुप को अगर ट्रांसफर करे तो उस एंजाइम का नाम होगा ट्रांस अमाइनेज। अगर कोई एंजाइम CH3 को, CH3 क्या है? मिथाइल, अगर वो मिथाइल को ट्रांसफर करे तो उसका नाम है ट्रांसमिथाइलेज। अगर वो अमाइनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे तो उसका नाम है पेप्टाइडेज। और अगर वो एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करे तो दे आर कॉल्ड एज ट्रांसएसाइलेज। एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं CH3C+O। आपने सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये नाम याद रखें बस कि फॉस्फोट्रांसफरेज करता क्या है? फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, अमाइनेज अमाइनो को, एंड सो ऑन। बाकी इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड। अब थर्ड पर आ जाते हैं हाइड्रोलेसिस की तरफ। हाइड्रोलेसिस एंजाइम का वो ख़ानदान है, एंजाइम का वो क्लास है जो किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। कैसे? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और ये एक बॉन्ड की मदद से जो है मिला हुआ है दूसरे सेगमेंट के साथ। तो आप कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए, अब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, अब ये सिंगल मॉलिक्यूल है। पहले दो थे लेकिन अब कंबाइन हो गए, तो अब इनको एक ही शुमार किया जाता है। इनको तोड़ना है। इनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी की मदद हम लेंगे। पानी में H है और OH है। पानी में H है और OH है। H एक सेगमेंट के साथ अटैच होगा, OH जाकर दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच होगा। तो आगे देखिए आगे क्या बनेगा इनसे। जब आप देखें तो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। एक सेगमेंट के साथ OH आ जाएगा, ये जो पानी इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो तब भी जाकर बॉन्ड के टूटने के बाद ही तो OH जाकर उस पर अटैच होगा और H जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल को हमने ज़रूर तोड़ दिया, हमने बेशक इनको तोड़ दिया दो सेगमेंट्स में, लेकिन किसने हमारी मदद की? वाटर ने हमारी मदद की। वाटर की मदद से जब आप किसी मॉलिक्यूल को इस तरह तोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। और चूंकि ये रिएक्शंस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो लिविंग बॉडी के अंदर इन रिएक्शंस को खुद ब खुद नहीं किया जाता। इन रिएक्शंस के लिए एंजाइम अवेलेबल होते हैं। उन एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलेसिस उनको बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस कॉज करते हैं। ये था डेफिनेशन, क्लियर हो गया। अब देखो हाइड्रोलेज में अगर कोई हाइड्रोलेज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ दे तो फिर उसका नाम प्रोटीएज है। प्रोटीन को तोड़ना इसी तरह से तोड़ेगा। अगर कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेजेस। एक कार्बोहाइड्रेज में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल मौजूद है। सुक्रेज जो सुक्रोज पर काम करता है। अब मैं सुक्रोज के बारे में बताता चलूँ कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज पर लैक्टेज काम करेगा, एंड सो ऑन। लाइपेज में से ऐसे लिपिड्स, ऐसे एंजाइम है जो लिपिड पे काम करते हैं, वहाँ पर जाकर वो ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो ये सारे के सारे आपके हाइड्रोलाइसिस में आ जाएंगे। और एक बात और, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, लिपिड पर, इन तीनों पर बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स, डिटेल से लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है। आप जस्ट टाइप करें तो आपके पास आ जाएगा इसी चैनल में जो उर्दू वाला है, डॉक्टर हफीज सुल्तान वाला। इस पर मैं वीडियोज़ कास्ट कर चुका हूँ। फोर्थ पर आ जाते हैं लायासिस। लायासिस क्या करते हैं? लायासिस किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप ऐड करते हैं। कौन सा ग्रुप? या ये अमाइनो ग्रुप NH2
या वाटर H2O या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रुप उसमें ऐड कर देते हैं। और कैसे ऐड करते हैं? इनको ऐड करने के लिए डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अभी देखें, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ पर ये दूसरा कार्बन है, फिर यहाँ पर एक और कार्बन है और फिर यहाँ पर एक और कार्बन है, इन दो कार्बन के बीच हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, सब कुछ नामुकम्मल है लेकिन एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन की वजह से मैंने कंप्लीट नहीं की हुई। इस तरह का कोई कंपाउंड जिसमें आपको इस तरह 4 कार्बन नज़र आ रहा है, एक डबल बॉन्ड है, उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। तो कार्बन नज़र नहीं आ रहा है, कॉर्नर्स पर है, ठीक है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? लाइसिस एंजाइम। ये एंजाइम डबल बॉन्ड पर जाकर कोई ग्रुप अटैच कर लेते हैं और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है फ्यूमेरिक एसिड का। फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड किया जाएगा। इस बार वाटर उसको तोड़ेगा नहीं, जैसे हाइड्रोलाइसिस नहीं, इस बार हाइड्रोलाइसिस नहीं है। ये जो पानी है, पानी के अंदर H और OH है, पानी के अंदर H और OH है। H एक जगह पर आएगा, OH दूसरी जगह पर आ जाएगा। इसके नतीजे में ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा जब H एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन। जब आप किसी कंपाउंड में ग्रुप ऐड करते हैं, उधर कोई डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन होगी, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं था तो एडिशन मुश्किल है। तो इसके बाद इससे क्या बनेगा? यही कंपाउंड हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर कार्बन। तो अब आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया है, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन अब नज़र आएगा और यहाँ पर आपको OH नज़र आएगा। अब ये क्या है? ये हमारे पास मालिक एसिड है। मालिक एसिड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, ये मालिक एसिड है। और इसका स्ट्रक्चर आपको क्रेब्स साइकिल में नज़र आ जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड और मालिक एसिड का। तो ये एंजाइम कौन है? ये एंजाइम हमारे पास लाइसिस है। लाइसिस इन एंजाइम को बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब अगर उन्होंने इधर डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल बॉन्ड बना दिया तो इसको रिवर्स कर दे, सिंगल बॉन्ड को दोबारा से डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ग्रुप रिमूव करेंगे वहाँ से, तो ये रिवर्स भी जा सकते हैं, आगे पीछे दोनों जा सकते हैं। अब आइसोमेरेज की तरफ जाएंगे। आइसोमेरेज ये वो एंजाइम है जो हमारे पास आइसोमर्स बनाते हैं। आपको पता है आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है। आइसोमर कहते हैं ऐसे दो कंपाउंड्स को जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है ग्लूकोज। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज। इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें मौजूद है। ग्लूकोज में 6 कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे? C6 लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको HOH नज़र आ जाएंगे, ऊपर H नीचे OH। इस तरह से HOH अगर आप लगाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल 12 हाइड्रोजन है। इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे, इस कार्बन पर भी, इस कार्बन पर भी। और इसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन देखें तो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी, आप देखेंगे कि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन है। तो ये जो C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब देखिए ये ग्लूकोज जो है आगे जाकर क्या बनने वाला है, इधर आप ज़रा देखें। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस बार ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 नहीं है, 2 है। ये कार्बन नंबर 1 अब ऊपर आएगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और यहाँ पर कार्बन नंबर 6। अब अच्छा, अब अगर आप देखिए अभी भी इसमें 6 कार्बन है, अभी भी इसमें 12 हाइड्रोजन है, अभी भी इसमें 6 ऑक्सीजन है, लेकिन पता है दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस केस में इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रुक्टोज। क्या नाम देते हैं? फ्रुक्टोज। मैं तफसील इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर बड़ा अच्छा लेक्चर कर चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर आइसोमर है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे एंजाइम जो हमारे लिए एक कंपाउंड को कन्वर्ट करके दूसरे आइसोमर में, हम उन ऐसे एंजाइम का नाम देते हैं आइसोमेरेजेस, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज मैंने लिखा हुआ है। ये क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और एफएससी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जिक्र मौजूद है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का जिक्र भी मौजूद है। ग्लाइकोलाइसिस में आप जाके देख सकते हैं, इसका जिक्र मौजूद है। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ज़ाहिर ये अगर ये छठा कार्बन है
तो ये इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पर भी उसके साथ छठे कार्बन पर फॉस्फेट होगा। लास्ट में है लाइगेजेस। लाइगेजेस वो एंजाइम है जो दो मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करते हैं, दो मॉलिक्यूल को आपस में लिंक करते हैं। अब देखिए, लिंक करने के दौरान या तो CO लिंकेज बनाएगा या फिर CC लिंकेज बनाएगा। मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ लाइगेज का जिक्र आपको FSC में DNA रेप्लिकेशन में नज़र आ जाएगा, जहाँ पर DNA रेप्लिकेट होता है सिंगल स्ट्रैंड से। एक DNA से दो मतलब स्ट्रैंड बन जाते हैं, डॉटर स्ट्रैंड्स। वहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो आमतौर पर ये सब आपस में मिले हुए होते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और चेन भी होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँ कि न्यूक्लियोटाइड मिले हुए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, ये दूसरा चेन है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप है। ये न्यूक्लियोटाइड DNA का ज़ाहिर हिस्सा है। ये न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है और ये दूसरा चेन है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा गैप है, हमने इसको फिल करना है, लिंक करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंकेज हम बनाते हैं, इनको लिंक करते हैं। लिंक कैसे करते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो OH ग्रुप है उनके दरमियान हम एक बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड के थ्रू ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ लिंक करेगा। तो इस एंजाइम का नाम रखा गया लाइगेज। इसी तरह ये सारा लेक्चर जो है FSC लेवल के लिए भी रिकॉर्ड हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक समरी के तौर पर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन हमने एंजाइम को 6 ग्रुप्स में रखा गया है। 6 ग्रुप्स में पहले ग्रुप का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉज करते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? ट्रांसफेरेज, जो एक मॉलिक्यूल से ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है दूसरे मॉलिक्यूल में, ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफेरेज। थर्ड क्या है? हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं? किसी मॉलिक्यूल पर वाटर की अटैक से उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, कि किसी कंपाउंड को तोड़ देते हैं, तो वो हाइड्रोलेजेस में आ गए। ये 3 हो गए। चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है? लाइगेजेस है, लायासेस है। लायासेस जो है वो क्या करते हैं? किसी डबल बॉन्ड में कार्बन डाइऑक्साइड या अमाइनो या वाटर ग्रुप ऐड करके उधर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं या सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना लेते हैं, रिवाइस वर्सा। 5वें नंबर पर आइसोमेरेज है, जो हमारे पास आइसोमर्स बनाते हैं, एक कंपाउंड का आइसोमर बनाते हैं। जबकि 6ठे नंबर पर हमारे लाइगेज है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक करते हैं। ये 6 मुख्तलिफ क्लासेस में हर क्लास का अपना अपना किरदार है, अपना रोल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ये एंजाइम का एक लेक्चर था जो कि यहाँ पे ख़त्म हुआ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग इस वक्त तक भी मुझे देख रहे हैं वीडियो के आखिर तक, उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि इल्ज़ाम तराशी इंसान की नीयत को बहुत ज़्यादा तबाह कर देते हैं। जब आपका नीयत एक बार ख़राब हो जाए ना, इधर अगर कुछ ख़राबी आ जाए ना, इसके असरात आपके पूरे जिस्म पे पड़ते हैं। इसको सफाई करने का तरीका क्या है? जब भी आपको किसी शख्स के बारे में आपके माइंड में कोई शक आ जाए, मोस्टली नेगेटिव जो शक है, ठीक है, किसी शख्स के बारे में कुछ गलत सोचते हैं जब हमें कि यार इन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया होगा, ठीक है, हमारे यहाँ है कोई गलत काम उन्होंने किया होगा, जस्ट शक की बिना पर आप लोग, जब तक आप अपनी इन आंखों से कोई चीज़ एग्जैक्टली ना देखेंगे, आप कभी भी ये ना कहें, चाहे वो कितना ही गुनहगार इंसान क्यों ना हो, आप अपनी आंखों से देखोगे, फिर आप दिल में बोलोगे कि अच्छा ये हो गया। अदरवाइज़ कभी भी शक नहीं करना। ये एक नेगेटिव आपने नहीं रहना है। आप बोलेंगे ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं हो जो हमें, क्योंकि आपको अंदर से जो सिग्नल मिलेगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम इसके बारे में अच्छा सोचो, वो हमेशा पहले आपको नेगेटिव सोच देगा। दूसरी नंबर पर, अगर किसी शख्स पर किसी ने इल्ज़ाम डाला है किसी गलत काम करने का और वो बात आपकी कानों तक आ जाए, तो आपने उस चीज़ को एकदम नहीं मानना है, ना उसको दूसरों के साथ आपने डिस्कस करना है, क्योंकि वो जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है उसकी और बदनामी हो रही है। हो सकता है वो शख्स ने ऐसा काम नहीं किया हो, लेकिन इस पर जो एक शख्स ने इल्ज़ाम डाला था
उसने मुझे बताया, मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, फैल जाता है। इनडायरेक्टली एक शख्स हमारे दरमियान जो है उस पर इल्ज़ाम आ जाता है और इसकी जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। लिहाजा जब भी आपने कोई चीज़ देखा नहीं हो, उसको आपने सुना नहीं हो, तो आप इन चीज़ों पर कभी भी यकीन नहीं करना। हर चीज़ की गहराई में जाकर तहकीक करने के बाद आप चेक करें। ख़ासकर आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें हम कोई भी चीज़ देखकर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज़ देखकर एकदम से भड़क जाते हैं कि ये क्या हुआ। हर चीज़ को उस वक्त तक डीट बनो, टैट डीट बनो, जब तक उसकी तहकीक आपको खुद ना मिले, पर्सनली आपको ना मिले। आप बोलेंगे न्यूट्रल, पता नहीं ऐसा हो नहीं हुआ, आई डोंट नो, हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई, जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज़।